Welcome back dear students, this is Aditya Sharma. Today I am going to explain the next topic of chapter how do organisms reproduce, that is the human reproductive system. जैसा कि हमें मालूम है कि अगर हम ह्यूमन की पॉपुलेशन को देखते हैं तो ह्यूमन की पॉपुलेशन में मेल और फीमेल को हम इजीली आइडेंटिफाइड कर सकते हैं बिकॉज देयर आर वेरियस डिफरेंस बिटवीन द मेल एंड फीमेल, वो चाहे उनके फिजिकल अपीयरेंस को लेकर हो, उनके एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स को लेकर हो या फिर उनके सेक्सुअल कैरेक्टर्स को लेकर हो, तो इनमें कई सारे डिफरेंसेस पाए जाते हैं। तो जब किसी पॉपुलेशन या किसी स्पीसीज के मेंबर्स में मेल और फीमेल को हम इजीली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, इजीली आइडेंटिफाइड कर लेते हैं, तो दिस कैरेक्टर इज नोन एज द सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। जैसा कि मैंने बात की सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म, तो सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म आपकी वो कंडीशन होगी जिसमें मेल और फीमेल को आप किसी भी पॉपुलेशन से इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नाउ वी डिस्कस द टॉपिक दैट इज द ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जैसा कि हम ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में स्टडी करने वाले हैं, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम दैट कंसिस्ट ऑफ द टू मेन पार्ट्स। किसी भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम की स्टडी करते हैं, किसी भी एनिमल ऑर्गेनिज्म की, तो इनको हम मेनली टू पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। फर्स्ट वन इज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स, एंड सेकेंड वन इज द सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। तो हमने ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम को यहां पर दो पार्टों में डिवाइड किया हुआ है। पहला हमारा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, ठीक है ना। तो अगर हम बात करते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, प्राइमरी मतलब जो कि हमारे बहुत ज्यादा नेसेसरी सेक्स ऑर्गन्स होंगे, तो हमें मालूम है अगर हमें रिप्रोडक्शन करना है तो रिप्रोडक्शन वो प्रोसेस होती है जो कि हमारी अर्थ पर एक लाइफ की कंटिन्यूटी के लिए बहुत जरूरी होती है ना। तो मीन्स अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो रिप्रोडक्शन के लिए हमें दो चीजें चाहिए बेटा। एक तो पहला चीज हमें चाहिए प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स, गैमेट्स का प्रोडक्शन चाहिए। साथ में भी हमने बात की सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म की, मतलब मेल और फीमेल में बहुत सारे डिफरेंसेस होने चाहिए, तो दे आर बेस्ड ऑन द सेक्स हार्मोन। तो दूसरा हमें चाहिए सेक्स हार्मोन्स। तो यहां पर हम देख लेते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स, हमारे बहुत सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, दे प्रोड्यूस द गैमेट्स एंड आल्सो सेक्रेट द सेक्स हार्मोन्स। सेक्स हार्मोन्स और गैमेट्स को प्रोड्यूस करने वाले जो ऑर्गन्स होते हैं ये हमारे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं। अगर हम बात करते हैं गैमेट्स की, तो गैमेट्स में हमारे मेल गैमेट्स होते हैं, दैट इज द स्पर्म, एंड फीमेल गैमेट दैट इज ओवम। ये हमारे गैमेट्स होते हैं जो फर्टिलाइजेशन के समय आपस में फ्यूज होकर जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं, और ये जाइगोट हमारा रिपीटेड सेल डिवीजन करने के बाद एम्ब्रियो के बाद हमारा जो भी न्यू ऑफस्प्रिंग है उसको प्रोड्यूस करने का काम करता है। तो सबसे पहले जो हमारी सेक्स यूनिट्स हैं, रिप्रोडक्टिव यूनिट्स या गैमेट्स हैं, उनको प्रोड्यूस करने का जो हमारे ऑर्गन्स रिस्पॉन्सिबल होंगे वो हमारे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं। साथ में सेक्स हार्मोन्स की अगर बात करते हैं तो सेक्स हार्मोन्स भी हमारे दो अलग अलग होंगे, क्योंकि मेल में सेक्स हार्मोन्स अलग प्रोड्यूस होते हैं एंड फीमेल विल आल्सो प्रोड्यूस द अनदर टाइप ऑफ हार्मोन। अगर हम बात करते हैं मेल में, दैट इज द एंड्रोजन और द टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन दैट इज द सेक्स हार्मोन ऑफ मेल, यही वो आपका हार्मोन है जो मेल के अंदर एक बेबी या एक चाइल्ड को मेल एडल्ट में चेंज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। मींस उसमें डिफरेंट कैरेक्टर्स जो सेकेंडरी कैरेक्टर्स होते हैं उनको डेवलप करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। साथ में अगर हम बात करते हैं फीमेल में, तो देयर आर टू हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द changes in the female girl child, that is estrogen and progesterone। क्लियर है यहाँ तक? तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स वो ऑर्गन्स होते हैं जो गैमेट्स का प्रोडक्शन करते हैं एज वेल एज द सेक्रेशन ऑफ द सेक्स हार्मोन्स। नाउ अनदर ऑर्गन्स that do not produce the gametes or sex hormones but they help in the reproduction are known as the secondary sex organs। ठीक क्लियर है बेटा?
तो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स वो होंगे जो कि इनको तो प्रोड्यूस नहीं करेंगे लेकिन रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में हमारी हेल्प करते हैं। तो ये हमारा हो जाता है बेटा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एंड द सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। क्लियर है? नाउ वी डिस्कस द फर्स्ट reproductive system, that is the male reproductive system, human male reproductive system. जैसा कि आपके डायग्राम में शो कर रहे हैं कई सारे हमारे ऑर्गन्स हैं, ये हमारे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, इनको हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हमारा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन दैट इज द टेस्टिस, सिंगुलर फॉर्म इज टेस्टिस और प्लूरल फॉर्म इज टेस्टिस। नेक्स्ट, इट इज present or surrounded by a skin fold like structure that is known as the scrotum or also known as scrotal sac. इसी को हम स्क्रोटम या स्क्रोटल सैक कहते हैं। ये स्किन का पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें हमारे टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं। नाउ इट इज अ कॉमा शेप्ड सुपरक्वाइल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दैट इज नोन एज द एपिडाइडिमिस। एपिडाइडिमिस 6 मीटर लॉन्ग सुपरक्वाइल्ड कॉमा शेप्ड स्ट्रक्चर। नाउ एपिडाइडिमिस से हमारी एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर अराइज होता है। आप देख रहे हैं यहां से ये स्पर्म्स को कलेक्ट करेगा और ये इसको आगे की तरफ पुश करता हुआ एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में स्टोर करता है दैट इज द सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल एंड दिस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर नोन एज द वास डिफरेंस। Now, that is tube-like structure known as the urethra that secrete the urine as well as the semen. आप देख रहे हैं बेटा सेमेन आपका जो सेमिनल वेसिकल है और जो यूरेथ्रा है that is connected by a small tube-like structure known as the ejaculatory duct. That is the ejaculatory duct. Now, this structure is known as the copulatory agent, copulatory organ or penis. Now, that pouch-like structure, muscular pouch-like structure, that is the urinary bladder. That is the part of the excretory system. There are 3 glands, seminal vesicle, that one is the prostate gland, and that one is the Cowper gland, Cowper's gland. So these are the organs of the human reproductive system. Now first we discuss the scrotum. अगर हम scrotum की बात करते हैं, first one is the scrotum. स्क्रोटम जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया इट इज अ स्किन फोल्ड। ये स्किन का फोल्ड होता है, ठीक है ना? आप देख रहे हैं स्किन का फोल्ड होता है दैट अराइज फ्रॉम द, ये हमारी एब्डोमिनल कैविटी होगी, दैट अराइज फ्रॉम द बेसल पोर्शन ऑफ एब्डोमिनल कैविटी, अराइज फ्रॉम बेसल पोर्शन of abdominal cavity and hanging between both legs. दोनों लेग्स के बीच में ये क्या होता है? हैंगिंग पोजीशन में प्रेजेंट होता है। ये हमारा स्किन का पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना? नाउ during the development of embryo, जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा था, टेस्टिस जो है, टेस्टिस डेवलप्स इनटू एब्डोमिनल कैविटी। याद रखना है कि जो हमारे टेस्टिस हैं दे आर डेवलप इनटू द एब्डोमिनल कैविटी ड्यूरिंग द early embryonic development. After 7 years, after 7 months,
जब बेबी हमारा 7 मंथ कंप्लीट कर लेता है, दे डिसेंड और पुश्ड डिसेंड इनटू स्क्रोटम। चलिए देखिए बेटा, ये जो हमारा है दैट इज द स्किन फोल्ड पाउच लाइक स्ट्रक्चर। जब हमारा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रहा था उस समय हमारे एम्ब्रियो में जो टेस्टिस थे इनका डेवलपमेंट हमारा एब्डोमिनल कैविटी में होता है। लेकिन जैसे ही बेबी हमारा 7 मंथ कंप्लीट कर लेता है, 7 मंथ के बाद ये एब्डोमिनल कैविटी से पुश कर दिए जाते हैं इनटू द स्क्रोटम। परमानेंटली ये यहाँ पर पुश कर दिए जाते हैं और इसके बाद जब बेबी बर्थ ले लेता है तो लाइफ टाइम तक ये जो आपके टेस्टिस होते हैं ये हमेशा क्या होते हैं, इसी स्क्रोटम के अंदर प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है? नाउ सेकंड वन दैट इज द टेस्टिस। टेस्टिस जैसा कि मैंने बात की प्लूरल फॉर्म हमारा टेस्टिस है, अदरवाइज सिंगल है तो टेस्टिस इट इज ये हमारा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है। इट इज अ ओवल शेप स्मूथ पिंकिश ऑर्गन। ये हमारा क्या बेटा ओवल शेप होता है, स्मूथ और पिंकिश कलर्ड का हमारा ऑर्गन होता है दैट इज अबाउट 4 to 5 सेंटीमीटर लॉन्ग, 2 to 3 सेंटीमीटर वाइड एंड 2.4 to 2.5 सेंटीमीटर थिक। It is about or approx 10 to 12 gram in weight each testis. Now we discuss the testis। जैसा कि हमने बात की टेस्टिस क्या है, ओवल शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, स्मूथ और पिंकिश कलर्ड होता है ये। इसका जो मेजरमेंट है 4 to 5 सेंटीमीटर की लेंथ है, 2 to 3 सेंटीमीटर वाइड है और 2.4 to 2.5 सेंटीमीटर ये थिक होता है। और उसका वेट हमारा एक टेस्टिस का जो वेट होता है दैट इज द 10 to 12 ग्राम इसका वेट होता है। अगर हम बात करते हैं टेस्टिस की तो एक टेस्टिस हमारा ईच टेस्टिस डिवाइड इनटू अ, ये याद रखना थोड़ा सा, ईच टेस्टिस डिवाइड इनटू अ 200 to 300 चैम्बर्स लाइक स्ट्रक्चर। आप देख रहे हैं ये जो टेस्टिस है इसमें हमारे 200 to 300 चैम्बर्स में ये डिवाइड होता है और इन चैम्बर्स को हम कहते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल। अगर हम एक लोब्यूल की बात करते हैं कि भाई एक लोब्यूल क्या है, तो ये हमारा एक सिंगल लोब्यूल है, दैट इज द सिंगल लोब्यूल। इस लोब्यूल में हमारे सुपरक्वाइल फाइन ट्यूब्यूल्स स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। तो ईच टेस्टिकुलर लोब्यूल कंटेन 1 to 3 सुपरक्वाइल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर that is known as the seminiferous tubules। इन्हीं ट्यूब्यूल्स के अंदर, ये जो हमारे ट्यूब्यूल्स हैं, इन्हीं ट्यूब्यूल्स के अंदर हमारे स्पर्म्स का प्रोडक्शन होता है। तो अगर बात की जाती है वेयर स्पर्म्स आर प्रोड्यूस, तो ये आपके जो स्पर्म्स हैं और गैमेट्स हैं, मेल गैमेट्स, दे आर प्रोड्यूस इन seminiferous tubule of testicular lobule that is present in the testis। टेस्टिस में जो हमारे टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हैं उनके अंदर जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, ये जो सुपरफाइन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, इन्हीं के अंदर हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस के थ्रू हमारे स्पर्म्स का प्रोडक्शन होता है। क्लियर है बेटा यहाँ तक? अब ये देखिए बेटा, आपका ये एक टेस्टिकुलर लोब्यूल है, टेस्टिकुलर लोब्यूल ये हमारी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, इनको हमने कट करके ट्रांसवर्स सेक्शन देख रहे हैं। तो ये हमारी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं। तो अगर हम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स को देखते हैं तो हमें मालूम है इन ट्यूब्यूल्स के अंदर हमारे
स्पर्म्स का प्रोडक्शन हो रहा था थ्रू द गैमेटोजेनेसिस और स्पर्मेटोजेनेसिस। इनके बीच बीच में ये जो आपके ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये हमारे कनेक्टिव टिश्यू के थ्रू, ये पूरा आपका जो ब्लैंक एरिया है दैट इज फिल्ड विद द कनेक्टिव टिश्यू। इनमें कनेक्टिव टिश्यू पाए जाते हैं। उन कनेक्टिव टिश्यू के बीच बीच में हमारी कुछ सेल्स प्रेजेंट होती हैं। इन सेल्स को हम कहते हैं बेटा लैडिक सेल, लैडिक सेल्स, और ऑल्सो नोन एज द इंटरस्टिशियल सेल्स। ये इंटरस्टिशियल सेल्स क्योंकि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में पाई जा रही है। दे प्रोड्यूस द सेक्स हार्मोन्स टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन। चलिए देखिए बेटा, तो हमारा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर स्पर्म्स का प्रोडक्शन हो रहा था, और जो हमारी लैडिक सेल्स हैं इनमें हमारे टेस्टोस्टेरोन का सेक्रेशन होता है। क्लियर है ना? तो ये हमारा हो गया बेटा टेस्टिस। टेस्टिस में हमारे स्पर्म्स बन चुके हैं, लेकिन स्पर्म्स जो बने हुए हैं ये अभी हमारे पूरी तरीके से मैच्योर्ड नहीं है, दे आर अनमैच्योर्ड स्पर्म्स, अभी पूरी तरीके से एक्टिव नहीं है। इसलिए अब ये जो स्पर्म्स होते हैं दे आर ट्रांसफर्ड और ट्रांसमिट टू द एपिडाइडमिस। अब ये जो हमारे अनमैच्योर्ड स्पर्म्स हैं ये हमारे एपिडाइडमिस पे ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। तो थर्ड स्ट्रक्चर इज द एपिडाइडमिस। तो जैसा कि हमने बात की अभी अभी, एपिडाइडमिस दैट इज द 6 मीटर लॉन्ग सुपरक्वाइल्ड कॉमा शेप्ड स्ट्रक्चर। ये आप देख रहे हैं थोड़ा सा कॉमा शेप्ड स्ट्रक्चर बनाता है, कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है बेटा। ये आप देख रहे हैं कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है, इसलिए इसको कॉमा शेप्ड स्ट्रक्चर कहा गया है। अब आप देख रहे हैं इसमें 6 मीटर लॉन्ग बहुत लंबी सी एक हमारी ट्यूब है जो कि बहुत फाइन है। अब इसमें होता क्या है देखें बेटा, इट कवर्स, आप देख रहे हैं ये कवर कर रही है, इट कवर्स अपर लोअर एंड द इनर साइड। इट कवर्स अपर लोअर एंड इनसाइड या इनर साइड ऑफ टेस्टिस। ये टेस्टिस को इनर साइड, अपर और लोअर साइड से कवर करने का काम करती है। इसमें जो अनमैच्योर्ड स्पर्म्स हैं उनको नरिशमेंट प्रोवाइड किया जाता है, और जब ये आपके एपिडाइडमिस में हमारी पहुंच जाती हैं तो यहाँ पर ये नरिशमेंट ऑब्टेन करने के बाद ये हमारे मैच्योर्ड हो जाते हैं और मोटाइल हो जाते हैं, और साथ में फिजियोलॉजिकली एक्टिव भी हो जाते हैं, और ये आपके स्पर्म अब ओवम को फर्टिलाइज करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो हमारा ये जो एपिडाइडमिस है ये हमारा वो एरिया है जहां पर हमारे स्पर्म्स नरिशमेंट ऑब्टेन करेंगे, मैच्योर्ड होंगे, मैच्योर्ड होने के साथ मोटाइल होंगे और फिजियोलॉजिकली एक्टिव हो जाएंगे फॉर द फर्टिलाइजेशन। तो इन दिस ट्यूब अनमैच्योर्ड स्पर्म्स, जो भी हमारे स्पर्म्स हैं कलेक्टेड बाय, इनको कलेक्ट किया गया था, कलेक्टेड बाय टेस्टिस, ऑब्टेन नरिशमेंट, यहां पर इनको नरिशमेंट मिलेगा, दे मैच्योर्ड, मोटाइल एंड फिजियोलॉजिकली एक्टिव फॉर फर्टिलाइजेशन। क्लियर है बेटा? तो जो भी स्पर्म्स हमारे अनमैच्योर्ड आए थे एपिडाइडमिस में वो यहाँ पर नरिशमेंट ऑब्टेन करेंगे। तो ये नरिशमेंट देने का काम करता है हमारा एपिडाइडमिस। नरिशमेंट ऑब्टेन करने के बाद जो भी हमारे अनमैच्योर्ड स्पर्म्स हैं वो हमारे बिकम मैच्योर्ड, मोटाइल एंड द फिजियोलॉजिकली एक्टिव हो जाएंगे फॉर द फर्टिलाइजेशन। अब ये जो स्पर्म्स होते हैं ये स्पर्म्स हमारे ट्रांसफर कर दिए जाते हैं ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में, दैट इज द वास्ट डिफरेंस। ये आपकी जो वास्ट डिफरेंस है इसमें पेरिस्टाल्टिक मोशन होता है और ये स्पर्म्स को धीरे धीरे आगे की तरफ पुश करती हुई जाती है, प्रोपेल करती हुई जाती है, और ये जो स्पर्म्स हमारे मैच्योर होकर आ चुके हैं एपिडाइडमिस को क्रॉस करके, ये धीरे धीरे से मूव करते हुए पेरिस्टाल्टिक मोशन के थ्रू
ये आपके एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में आके कलेक्ट कर दिए जाते हैं। तो नेक्स्ट वन इज द वास डिफरेंस। क्या है वास डिफरेंस? इट इज 40 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर that collect the sponge from epididymis। ये एपिडाइडमिस से स्पंज को कलेक्ट करती है एंड ट्रांसफर टू सेमिनल वेसिकल, और ये सेमिनल वेसिकल में इसको ट्रांसफर करने का काम करती है। तो यहां से स्पंज हमारे सभी पेरिस्टाल्टिक मोशन के थ्रू इस पाउच लाइक स्ट्रक्चर में आके कलेक्ट हो जाते हैं। इसको हम कहते हैं बेटा सेमिनल वेसिकल। क्लियर है यहां तक? नाउ अनदर पार्ट इज द सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल, जैसा कि अभी डिस्कस किया था कि जितने भी स्पंज हैं ये हमारे सेमिनल वेसिकल में आ चुके हैं। इट इज ऑल्सो एक्ट एज नोन एज द ग्लैंड। इसको हम ग्लैंड भी कहते हैं क्योंकि ये सेक्रेशन करने का काम करती है, क्योंकि यहाँ पर जो स्पम्स हैं वो जब तक स्टोर रहेंगे, टेम्पररी यहाँ स्टोरेज है स्पम्स का, हमेशा कलेक्ट नहीं रहते हैं, हमेशा स्टोर नहीं रहते हैं। जब तक इनका एजैकुलेशन नहीं हो रहा है, इनको बाहर नहीं निकाला जा रहा है, तब तक ये स्पम्स हमारे इसी पाउच लाइक स्ट्रक्चर में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ टेम्पररी स्टोरेज का काम होता है, लेकिन जब तक हमारे स्पम्स स्टोर्ड हैं तो उनको नरिशमेंट की तो जरूरत है ना। तो ये जो हमारा सेमिनल वेसिकल है ये हमारा एक न्यूट्रिटिव फ्लूइड को यहाँ पर सेक्रेट करता रहता है, जिसको ये फीड करके स्पम्स हमारे क्या होते हैं, मोटाइल रहते हैं, मैच्योर्ड रहते हैं, एक्टिव रहते हैं, इसलिए इसको ग्लैंड कहा गया है। तो सेमिनल वेसिकल क्या है, जैसा कि बात की, इट इज अ लॉन्ग नैरो पाउच लाइक स्ट्रक्चर, पाउच लाइक स्ट्रक्चर, ये हमारा पाउच लाइक स्ट्रक्चर है दैट टेम्पररी स्टोर स्पंज। ये स्पंज को टेम्पररी स्टोरेज करने का काम करता है, फंक्शन करता है, और साथ में इट सेक्रेट न्यूट्रिटिव fluid for nourish the sponge। चलिए, ये लगातार एक न्यूट्रिटिव फ्लूइड का डिस्चार्ज या सेक्रेट करता रहता है, जिसकी वजह से हमारे जो स्पंज होते हैं स्टोर्ड, ये नरिश्ड होते रहते हैं। यहां तक क्लियर है? चलिए, इसका जो मेन कंपोजिशन होता है, सेक्रेशन जो हमारा सेक्रेट किया गया है, सेक्रेशन कंपोज्ड ऑफ फ्रक्टोज। इसमें मेनली जो फ्रक्टोज है यही वो हमारा कार्बोहाइड्रेट और शुगर होता है, जिसको यूज करके स्पम्स आपके क्या कह सकते हैं, मोटाइल या मोटिलिटी शो करते हैं। तो आप कह सकते हैं कि स्पम्स हमारे ग्लूकोज पर डिपेंड नहीं होते हैं, ये हमारे फ्रक्टोज पर डिपेंड होते हैं, और फ्रक्टोज से ही ये एनर्जी ऑब्टेन करते हैं। और ये जो फ्रक्टोज होता है ये इनको सेमिनल वेसिकल के सेक्रेशन से ऑब्टेन होता है। नाउ नेक्स्ट वन इज द एजाकुलेटरी डक्ट। एजाकुलेटरी डक्ट, जैसा कि अभी हमने बात की थी कि ये जो हमारा सेमिनल वेसिकल है ये आगे की तरफ जाकर प्रोस्टेट ग्लैंड से होते हुए एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में ओपन हो जाते हैं, दैट इज द यूरेथ्रा। तो जो सेमिनल वेसिकल से सेमेन और स्पम्स का एजैकुलेशन होता है, ये जो आपका स्पम्स है ये हमारी इस छोटी सी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से यूरेथ्रा के थ्रू क्या किए जाते हैं, बाहर रिलीज किए जाते हैं। तो इसको हम कहते हैं एजैकुलेटरी डक्ट। तो ये छोटी सी, इट इज अबाउट 2 सेंटीमीटर लॉन्ग, ओनली 2 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दैट open the
सेमिनल वेसिकल, ये सेमिनल वेसिकल को ओपन करती है इनटू यूरेथ्रा, यूरेथ्रा थ्रू, किसके थ्रू जाना है, याद रखिए प्रोस्टेट ग्लैंड से होती हुई जाती है, थ्रू प्रोस्टेट ग्लैंड। तो ये प्रोस्टेट ग्लैंड को क्रॉस करती हुई या प्रोस्टेट ग्लैंड से होकर जाती है और ओपन हो जाती है यूरेथ्रा में। क्लियर है? तो ये हमारी एजाकुलेटरी डक्ट है। नाउ नेक्स्ट वन इज द यूरेथ्रा। यूरेथ्रा, यूरेथ्रा जैसा मैंने बताया इट इज अराइज फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर। देख रहे हैं आप, यूरिनरी ब्लैडर से अराइज होता है और मेन इसका जो फंक्शन होता है डिस्चार्ज ऑफ द यूरिन। ये यूरिन को डिस्चार्ज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। लेकिन यहाँ से हमारा जो सेमिनल वेसिकल है इट इज ऑल्सो कनेक्टेड बाय द यूरेथ्रा थ्रू द एजाकुलेटरी डक्ट। एजाकुलेटरी डक्ट इसको कनेक्ट करने का काम भी करती है। तो ये दोनों के लिए ही क्या करता है बेटा, यूरिन एज वेल एज द स्पर्म्स को भी ये क्या करता है आपका डिस्चार्ज करने का काम करता है। तो यूरेथ्रा इट इज अ 20 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ये भी आपकी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, अराइज फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर, ये यूरिनरी ब्लैडर से अराइज होती है। क्लियर है? फंक्शन क्या होता है, डिस्चार्ज यूरिन एज वेल एज स्पर्म्स ड्यूरिंग कपलिंग। कपलिंग या इंटरकोर्स के समय ये क्या करती है, स्पर्म्स को भी क्या करती है, रिलीज करने का काम करती है। तो ये दोनों को ही डिस्चार्ज करता है, यूरिन को भी डिस्चार्ज करता है और ये आपका स्पर्म्स को भी डिस्चार्ज करता है। नाउ नेक्स्ट वन इज द कपलेटरी ऑर्गन दैट इज द पेनिस। अगर हम बात करते हैं पेनिस, तो जैसा कि मैंने कहा पेनिस दैट इज इट इज अ कपुलेटरी ऑर्गन, ये हमारा कपुलेटरी ऑर्गन होता है जो कि फीमेल के जेनिटल ट्रैक्ट को क्रॉस करता हुआ, वेजाइना को क्रॉस करता हुआ ये स्पर्म्स को वेजाइना के वेसल पोर्शन पर रिलीज करने का काम करता है। तो इसीलिए इसको कपुलेटरी ऑर्गन कहा जाता है। अगर हम बात करते हैं पेनिस की, तो ये जो पेनिस वाला सेक्शन है इट कंसिस्ट ऑफ 3 मेन पार्ट। आप देख रहे हैं ये जो पार्ट जो एब्डोमिनल कैविटी से अटैच्ड होता है दैट इज द बेस ऑफ पेनिस, ये बेस ऑफ पेनिस है। ये जो आपका स्वेल्ड पोर्शन है दैट इज नोन एज द ग्लांस पेनिस, इसको हम ग्लांस पेनिस कहते हैं। और ये जो आपका बेस ऑफ पेनिस से लेकर ग्लांस ऑफ पेनिस के बीच का जो पोर्शन है दैट इज नोन एज द बॉडी ऑफ पेनिस। So that is the 3 part of the penis, means 3 parts are base of penis, body of penis and glans penis. क्लियर है? नाउ अब हमें ये 2 ग्लैंड्स बचती हैं बेटा, एक प्रोस्टेट ग्लैंड है और दूसरी हमारी काउपर्स ग्लैंड है। दोनों का काम समझ लीजिए, इनको मैं सीधे ही यहाँ समझा देता हूँ। प्रोस्टेट ग्लैंड दैट इज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर, जैसा कि यहाँ हम देख रहे हैं कि जो प्रोस्टेट ग्लैंड है ये हमारी यूरिनरी ब्लैडर के बेस पर यूरेथ्रा के चारों तरफ सराउंडेड होती है। ठीक है, इसका मेन फंक्शन क्या होता है, ये एक फ्लूइड को डिस्चार्ज करती ग्लैंड है, तो ये क्या करेगी, सेक्रेशन करने का काम करेगी। तो ये एक सेक्रेट या सेक्रेशन करती है फ्लूइड का, जो कि स्पर्म्स की मोटिलिटी को इंक्रीज करता है। तो जब स्पर्म्स रिलीज होते हैं तो इस फ्लूइड के कांटेक्ट में आते हैं, तो ये स्पर्म्स क्या हो जाते हैं, मोटाइल हो जाते हैं, इनकी मोटिलिटी कई गुना बढ़ जाती है। तो एक तो ये क्या कर रहा है बेटा, स्पर्म्स की मोटिलिटी को इंक्रीज करने वाले फ्लूइड का सेक्रेशन करता है। क्लियर है? दूसरा, ये जो काउपर्स ग्लैंड हैं इनकी बात कर लेते हैं। जैसा कि हमें मालूम है कि यूरेथ्रा कंटिन्यू, ठीक है ना। अब बात कर रहे हैं हम काउपर्स ग्लैंड की, ये हमारी काउपर्स ग्लैंड है, इनकी बात कर रहे हैं हम। काउपर्स ग्लैंड क्या करेंगे बेटा,
मेंटेन alkaline pH and lubrication। चलिए दोनों चीजें समझ लीजिए। ये जो काउपर्स ग्लैंड का काम क्या है, ये जो आपका यूरिन लगातार डिस्चार्ज हो रही है हमारी यूरेथ्रा, तो एज वी नो दैट द यूरिन इज द एसिडिक इन नेचर अप्रॉक्स 6 pH, तो ये पूरा हमारा जो रूट है ये एसिडिक ही रहता है और हमारे जो स्पम्स होते हैं ये एसिडिक मीडियम में डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं। क्लियर? तो इन स्पम्स को एक ऐसा मीडियम चाहिए जिसमें ये सर्वाइव कर सके, तो स्पम्स हमारे एल्कलाइन मीडियम में सर्वाइव होते हैं। तो ये जो काउपर्स ग्लैंड है ये यहाँ से एक फ्लूइड को सेक्रेट करती है जो एल्कलाइन नेचर का होता है, इसमें बाइकार्बोनेट आयंस पाए जाते हैं जो कि इस पूरे रूट को एसिडिक से बेसिक मीडियम में चेंज करने का काम करता है। और ये केवल जब ही आपका क्या करेगी, डिस्चार्ज करेगी अपने फ्लूइड को, जब हम इंटरकोर्स कर रहे होते हैं उस समय ये क्या करती हैं, ग्लैंड्स अपने सेक्रेशन को सेक्रेट करती हैं, अदरवाइज ये सेक्रेट नहीं करती हैं। तो कपलिंग के समय, इंटरकोर्स के समय ये ग्लैंड्स एक एल्कलाइन मीडियम का डिस्चार्ज करेंगे जिससे पूरा हमारा रूट एल्कलाइन हो जाएगा, जिससे हमारे जो स्पम्स हैं वो इजीली इस पे सर्वाइव कर सके। साथ में ये जो स्पम्स होते हैं ये हाई प्रेशर के साथ रिलीज किए जाते हैं, तो फ्रिक्शन को रिमूव करने के लिए, क्योंकि फ्रिक्शन के साथ जाएंगे तो बहुत सारे स्पम्स हमारे यहीं पर डिस्ट्रॉयड हो जाएंगे, तो इस फ्रिक्शन को रिमूव करने के लिए यही आपकी जो काउपर्स ग्लैंड है इट इज आल्सो सेक्रेट द म्यूकस, ये एक म्यूकस का सेक्रेशन करती है जिसकी वजह से पूरा पाथ हमारा कैसा होता है, स्लिपरी हो जाता है, लुब्रिकेटेड हो जाता है, जिससे स्पम्स इजीली इससे क्या हो जाते हैं, फ्लो करते हुए निकल जाते हैं। तो दीज आर द ऑर्गन्स ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। नाउ अब यहां बात कर देते हैं नंबर्स की। देखिए टेस्टिस हमेशा पेयर्ड होते हैं, याद रखना है, टेस्टिस हमारे क्या है, पेयर्ड है। एक टेस्टिस में हमारी एक एपिडाइडिमिस है, तो टेस्टिस हमारे पेयर्ड है, तो एपिडाइडिमिस भी ये क्या हो जाएंगे बेटा, हमारी पेयर्ड हो जाएंगी। ठीक है, हर एपिडाइडिमिस से एक हमारी वास डिफरेंस क्या होती है, अराइज हो रही है। तो जब हमारे पास एपिडाइडिमिस 2 है तो वास डिफरेंस भी हमारे कैसे हो जाएंगे बेटा, ऑल्सो पेयर्ड होंगे, ये भी पेयर्ड होंगे। वास डिफरेंस अपने अपने सेमिनल वेसिकल में ओपन होती है, तो वास डिफरेंस 2 है, तो मींस हमारे सेमिनल वेसिकल भी पेयर्ड हो जाएंगे। लेकिन यहां से एजाकुलेटरी डक्ट आपको 2 दिख रही हैं, लेकिन आगे जाके ये क्या हो जाती हैं, फ्यूज्ड होकर एक सिंगल रूट में ओपन हो जाती हैं, तो एजाकुलेटरी डक्ट आपकी सिंगल होगी। क्लियर है? ऊपर से तो आपको 2 अलग अलग सेपरेट सेमिनल वेसिकल से अराइज हो रही थी, लेकिन आगे जाके ये फ्यूज होकर एक कॉमन पाथ में ओपन हो जाती हैं। एजाकुलेटरी डक्ट आपकी सिंगल होगी, यूरेथ्रा आल्सो आपकी सिंगल है और पेनिस भी आपका सिंगल है। तो याद रखना है कि हमारे पेयर्ड कौन कौन से, टेस्टिस हमारा पेयर्ड है, एपिडाइडिमिस पेयर्ड है, वास डिफरेंस पेयर्ड है और आपके सेमिनल वेसिकल पेयर्ड है। अदरवाइज सभी आपके स्ट्रक्चर सिंगल सिंगल होंगे। तो आई होप बेटा ये आपका सभी पूरा जो ऑर्गन्स का डिस्कशन हुआ है ये आपका क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको कोई फिर भी डाउट्स होगा तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। ओके बेटा, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।